स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी टीजीटी 2021 का मैथ्स पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हमने इससे पहले ही वीडियो में 21 क्वेश्चन यानी 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब 22 क्वेश्चन की बारी है। तो क्वेश्चन क्या है? द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट माइनस आई ऑफ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप जी वन कोमा आई माइनस वन कोमा आई कोमा माइनस आई, यानी इसमें माइनस वन का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या होता है? अगर हमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो बताओ, माइनस आई का निकालना है ना, तो माइनस आई की पावर एन। देखो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? वन। तो माइनस आई की पावर एन अगर वन के बराबर आ जाए तो हमें एन की वो वाली वैल्यू निकालनी है। अब एन की वो वाली वैल्यू क्या है? तो आपको पता है कि माइनस वन की पावर टू क्या होता है? माइनस आई की पावर टू, माइनस का स्क्वायर प्लस और आई स्क्वायर माइनस वन, यानी माइनस वन। और इसका भी हम एक बार और स्क्वायर करेंगे, माइनस आई का एक बार और स्क्वायर, यानी टोटल पावर फोर करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस वन। यानी माइनस वन की पावर एन क्या लें कि वन आ जाए, तो हमें एन फोर लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया फोर। अब इसने कहा है वैल्यू ऑफ एन फॉर विच ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। अच्छा, अगर ये ए और बी का हार्मोनिक मीन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि ये वन 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 अपॉन ए, यानी ए का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, और वन और बी का रेसिप्रोकल वन अपॉन बी, यानी इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, ये तीनों कैसे हैं? आर इन ए पी, ये ए पी में होंगे। तो अगर ए पी में होते हैं तो हमें पता है कि ए पी के लिए बीच वाली टर्म का ट्वाइस, बीच वाली टर्म का ट्वाइस टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। दो बीच की दो टर्म का ट्वाइस कितना होगा? पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। तो इसका मतलब ये आना चाहिए जब एन की वैल्यू इनमें से क्या हो। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, ए और बी का एलसीएम ए बी प्लस ए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ए की वैल्यू माइनस वन लें, एन की वैल्यू सॉरी, इफ़ एन इक्वल टू माइनस वन, पुट करके देखना पड़ेगा हमें। तो देखो क्या आता है, टू, लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? टू ए की पावर माइनस वन प्लस बी की पावर माइनस वन अपॉन ए की पावर माइनस वन प्लस वन क्या होता है? ज़ीरो, और ए की पावर हो जाएगी ज़ीरो प्लस बी की पावर ज़ीरो, और किसी की पावर ज़ीरो वन होती है तो ये भी वन, ये भी वन, ऊपर टू है यानी इससे ये कैंसिल, क्या बचा? वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, और यही हमारी राइट साइड भी है। तो हमें एन की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? माइनस वन लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इसने कहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर टू कोस पाई अपॉन फाइव है तो इसकी वैल्यू बताओ। अब ये थोड़ा क्वेश्चन ना ट्रिकी है। नॉर्मली आप करने बैठोगे इसकी पावर फाइव करोगे या बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो मुश्किल होगा। हम क्या मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू कोस पाई बाई फाइव प्लस आई साइन पाई बाई फाइव, और तो वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ई की पावर आई पाई अपॉन फाइव। तो वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस आई पाई अपॉन फाइव, यानी कोस पाई बाई फाइव माइनस आई साइन पाई बाई फाइव। और अगर हम दोनों को ऐड करें, एक्स को वन अपॉन एक्स को, तो आप देख सकते हैं आई साइन पाई बाई फाइव यहाँ भी एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। कोस पाई बाई फाइव, कोस पाई बाई फाइव, टू कोस पाई बाई फाइव। तो अब हमें निकालना है x की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव। तो x क्या है हमारा? x क्या है हमारा? e की पावर आई पाई बाई फाइव, और उसकी पावर कितनी है? फाइव दे रखी है, प्लस वन अपॉन एक्स क्या है हमारा?
1/x है, ई की पावर माइनस आई पाई बाई 5, तो ई की पावर माइनस आई पाई बाई 5, और उसकी भी पावर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो ये क्या हो गया, देखो जब पावर्स की भी पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई जब होगी तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर। तो क्या बचेगा, ई की पावर आई पाई प्लस ई की पावर माइनस आई पाई, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 कोस पाई का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमें पता होगा, आपको पता होगा कि कोस एक्स होता है ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, तो एक्स की जगह सिंपली पाई है, तो ये कोस पाई का फॉर्मूला हुआ, और कोस पाई होता है -1, यानी आंसर आ गया -2, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 force P, 2P and 3P are acting along AB, BC, AC of equilateral triangle ABC। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं एक, P along, अच्छा A B C, P along AB, ये AB है, इसके along P लग रहा है फोर्स, 2P along BC, BC क्या कहाँ है, ये 2P along BC, और 3P along CA, CA, C से A की तरफ, तो ये लग रहा है 3P। अब इसने कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इनका रिजल्टेंट फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो कैसे रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, इन्हें एक पॉइंट पे बना लेते हैं, तो 2P इस तरफ है, और P वेक्टर आपको ये दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ऐसे बिल्कुल जैसे बन रहे हैं ना उसके पैरेलल ही बना रहे हैं, ट्रांसलेट करना है बस इन वेक्टर्स को। और 3P बन रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे आप देख सकते हो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और ये इसके पैरेलल 3P। और इनके बीच में एंगल क्या है, अच्छा इनके बीच में एंगल देखो, तो P की डायरेक्शन ये है, ये कितना है भाई, ये है 60 एंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल हो गया P और 2P के बीच में 120, और यही बात सब में है, इनके बीच में भी एंगल 120, इनके बीच में भी एंगल 120, तो इस तीनों 120 डिग्री का सम कितना हो गया 360। अब इनका रिजल्टेंट बताना है, तो कैसे बताएंगे, इसके दो तरीके हैं, या तो आप वेक्टर से निकाल लो, 120 डिग्री पे ये वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और उनका रिजल्टेंट जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट करके, या फिर कॉम्पोनेंट फॉर्म। तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री, और ऐसे ही ये ऊपर वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, पी का थीटा की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या होता है, पी कोस थीटा, यानी पी कोस 60। पी 3P का थीटा की यानी 60 डिग्री की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या होगा, पी कोस थीटा, यानी पी कोस, सॉरी ये एंगल ये 3P है ना, 3P कोस 60। और एक साइन की तरफ कॉम्पोनेंट होगा, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, दोनों क्यों इसका होगा पी साइन 60, और इसका होगा 3P साइन 60। ठीक है, तो इस तरफ क्या कंपोनेंट है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया भाई, आगे की तरफ है 2P, पीछे की तरफ है P कोस थीटा, यानी P कोस 60 माइनस 3P कोस 60, तो 2P माइनस कोस 60 होता है 1/2, यानी P/2 माइनस 3P/2। अच्छा 3P और P 4P/2, और 4P/2 यानी 2P माइनस 2P इक्वल टू 0, यानी एक्स डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा, एक तो ये है 3P साइन 60 ऊपर की तरफ माइनस P साइन 60, क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस ले रहे हैं, P साइन 60। चलो ये निकाल लेते हैं, 3P साइन 60 क्या होता है, √3/2 माइनस P √3/2, और 3P देखो √3/2P ये सब सेम है, तो 3 में से एक तरह से इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 ऐड कर दो, 3 - 1 2, यानी 2P √3/2,
2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया p√3। तो इसका आंसर आता है वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा p√3। तो p√3 कोई आंसर नहीं है, शायद ऑप्शन में मिस्टेक होगी। तो हम इस पर दोबारा से आएंगे। 25 का वैसे आंसर है p√3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो y इक्वल टू एक्स की पावर x, इनका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x। और देखो ये x पावर में है, शुरू में आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग y इक्वल टू x लॉग x। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy बाई डी एक्स। एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई में है तो पहले फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 बचा लॉग x, प्लस x का कर दिया हमने, अब x को ऐसे ही, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x से x कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स। y को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, y इधर मल्टीप्लाई में तो log x प्लस 1, और y की देखो मल्टीप्लाई में है ना, y की जगह हम x की पावर x रख लेते हैं, तो इसका आंसर हो गया x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये आंसर हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, तो अब इससे आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन इज 0.20 एंड दैट ऑफ बी, अच्छा ए की प्रोबेबिलिटी क्या है फेल होने की 0.20, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.30, देन द प्रोबेबिलिटी डैट आइदर ए और बी फेल्स, कि या तो ए फेल हो जाए या बी फेल हो जाए, यानी हमें बताना है पी ए यूनियन बी, कि या तो ए फेल हो जाए या बी फेल हो जाए। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ए यूनियन बी ना बता के हमें इसमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए, तो ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी पी ए, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी पी बी। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। 0.2 0.3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, यानी ए या बी दोनों में से कोई एक फेल हो जाए, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इन द रेशियो ऑफ, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड बोला है, तो nth सेकंड में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू प्लस 1/2 a 2n-1। nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, तो इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहा ना हमें s1 रेशियो s2 रेशियो s3 निकालना है। तो s1 कितना है, अच्छा बॉडी कैसे गिर रही है, रेस्ट से गिर रही है, तो यानी u 0 दे रखा है, तो फॉर्मूला हो गया हमारा हाफ, a की जगह क्या है क्योंकि फॉलिंग फ्रीली ऊपर से गिर रही है तो a हो गया हमारा g, साइन छोड़ देते हैं, g 2 इंटू 1-1 जब n की वैल्यू 1 है, फिर इसने कहा 2 सेकंड में तो 1/2 g 2 इंटू 2-1, थर्ड सेकंड में 1/2 g 2 इंटू 3-1, 1/2 g से 1/2 g हर जगह कैंसिल, 2 1 2 और -1 1, 2 2 4 -1 3, 2 3 6 -1 5, तो इसका आंसर होता है 1:3:5। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए सम बिकम डबल इन 5 ईयर इन सी आई, एक सम है जो 5 साल में डबल हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब लग रहा है, वॉट विल वैन विल इट बिकम 8 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कब 8 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट होता है वो कितना आ जाता है P1 प्लस R/100 की पावर n, तो इसने कहा कि कोई भी सम डबल हो जाता है, यानी अमाउंट हो जाती है डबल पहले के मुकाबले, कितने टाइम में 5 ईयर में, तो P से हम P कैंसिल कर सकते हैं, 1 प्लस R/100 की वैल्यू की पावर 5
की वैल्यू आ गई 2। चलो जो चेंज होगा देखेंगे। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन विल इट बिकम 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। अच्छा, तो 8 दोबारा से ये फॉर्मूला लगाओ, कब ये 8 टाइम्स हो जाएगी, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो p से p कैंसिल, यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n इक्वल टू 8। ठीक ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 5 इधर जाएगा, पावर 5 इधर जाएगी तो 2 की पावर 1 अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 5 की भी पावर n इक्वल टू 8। चलो पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर n अपॉन 5 इक्वल टू 8। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि n अपॉन 5 3 के बराबर है, और यहाँ से n क्या हो गया, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 ईयर। यानी 15 ईयर में जो सम है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n इक्वल टू 1। तो क्या होगा, देखो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n। आप ऐसा करो, ऊपर नीचे 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या हुआ, देखो 1 प्लस आई का स्क्वायर है ना, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, तो ये क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर n। कितना आया, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 कैंसिल, 2i अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, और बाहर एक माइनस पहले से ही है तो 1 और 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल, आई आ गया, पावर n भी है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि आई की पावर n कब 1 होगी, तो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, n की वैल्यू जब 4 हो तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नाउ if 3 men working 3 hours per day make 3 toys in 3 days। ठीक है, तो the number of toys which can be made by 6 men। okay, तो three number of toys made by 3 men doing 3 hours per day in 3 days इक्वल टू 3 टॉयज। तो 3 आदमी तीन एक दिन में 3 घंटे काम करते हैं और 3 दिन में 3 टॉय बना लेते हैं। तो इसने पूछा है अगर आदमी 6 हो जाए तो आदमी क्या हो गए, डबल हो गए। अब एक आदमी अगर मतलब 3 आदमी अगर 3 टॉय बना ले तो 6 आदमी कितना बना देंगे, उसी टाइम में डबल बना देंगे, डबल। ठीक है। अब इसने क्या कहा कि वो 6 आवर पर डे यानी 6 घंटे रोज काम कर रहे हैं, यानी अब उनके काम करने का टाइम भी बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक आदमी 3 आदमी 3 बना रहे थे 3 घंटे काम करके, तो अब वही 3 आदमी डबल बनाएंगे, उसका 6 बनाएंगे। या फिर 6 आदमी 6 घंटे में कितना बनाएंगे, जो ये हमें हमारा निकाला उसका भी डबल। अब अब कितने दिन काम करने हैं, 6 दिन काम करने हैं, तो 6 डे में अगर 3 दिन में इतने बन रहे हैं तो 6 डे में कितने बन जाएंगे, उसका डबल बन जाएगा। यानी 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24। ठीक है। इन ए ट्रैंगल ए बी सी, बी इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 2, साइन इक्वल टू, हाउ मेनी सच ट्रैंगल आर पॉसिबल। देखिए एक साइन रूल होता है। साइन रूल क्या होता है कि साइन ए अपॉन ए। अच्छा, मैं ट्रैंगल से बता देता हूँ। मान लो ये आपका कोई भी ट्रैंगल है, तो मान लो ये एंगल आपका ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो ए, इसके सामने की जो साइड होगी उसे स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, उसके सामने की साइड बी से, और सी के सामने की साइड स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है। ए के सामने की साइड ए से, बी के सामने बी से, सी के सामने वाली साइड सी से। तो रूल क्या कहता है कि साइन ए एंगल है ऊपर, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी
इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ठीक है, तो रखते हैं इसमें। इसने कहा है साइन ए 3/7 है। ए क्या है, ए इसने बताया 2 है, 2 सेंटीमीटर। फिर इसने क्या कहा है कि बी बी दिया इसने, यानी इसको तो छोड़ ही दो, अब बी दिया इसने, बी कितना दिया है 5, और साइन बी अभी ये पता भी नहीं है, ये देखेंगे अभी। तो 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 × 5 7 × 2, 3 5 से कितना होता है 15, 7 2 ज़ा 14, यानी साइन बी की वैल्यू आ गई 15/14। तो साइन ए इज़ ऑलवेज लेस देन 1, साइन बी की वैल्यू जो होती है 1 से हमेशा कम होती है, और यहाँ पे क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो 15/14 ग्रेटर देन 1 होता है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। साइन बी की ये वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती। इसका मतलब कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सच डेट ए बी इक्वल टू बी, बी ए इक्वल टू ए, तो ये बताओ। अब करते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या लिख रखी है इसने, बी है, तो ये क्या है ए इंटू ए, बी स्क्वायर क्या होता है बी इंटू बी। चलो अब इसे करते हैं, पहले वाले को ए की जगह क्या रख दो बी ए, और इस ए की जगह भी बी ए, इस बी की जगह रख दो आप ए बी, और जो ये दूसरे वाला बी है उसकी जगह भी आप ए बी रख दो। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी क्या होता है बी के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर इसे सेफली से हटा के यहाँ पे बी, इसकी जगह बी लिख सकते हैं। ऐसे ही बी इंटू ए, बी इंटू ए क्या होता है, उसने कहा है कि बी और ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, तो इसे हम हटा के यहाँ बीच में ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब बी ए, ये वाला देखो, बी ए, बी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए आएगा, तो यहाँ पे रख दो बी, इसकी जगह ए रख दो, प्लस ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, यानी यहाँ इसे हटा के बी लिख दो, ए बी। ठीक है, अब बी ए क्या होता है, बी ए इसने कहा है कि बी ए के बराबर होता है, ए बी क्या होता है, ए बी इसने कहा है बी के बराबर होता है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसमें एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी होगी। तो देखो इसकी कोई जनरल टर्म अगर हमें बतानी हो, मान लो r+1th टर्म हमें बतानी है, तो क्या होगी, r+1th बता दो आप, या r+1th, या rth टर्म बता दो, चलो rth बता दो, तो या r+1th बताएंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है NCR, और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन लिखना आपको पता होगा, 2x की पावर लिखते हैं हम n-r, और बाकी जो बचा 1/3x उसकी पावर लिखते हैं हम नीचे वाली जो r है। भाई जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं ना, उसमें पहली टर्म होती है NC0, वो पहली टर्म NC0, यानी यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे r+1 है तो यहाँ पे r आ गया, इसलिए हमने r+1 टर्म निकाली। चलो इसे सोल्व करते हैं, NCR 2 और 3 इन्हें तो आप अलग ले लो, 2 की पावर n-r हो रहा है, और ये 3 डिवाइड में है, 3 की पावर r है, ये अलग ले लिया। x की पावर n-r, और नीचे x की पावर r है, देखो x की पावर r है और ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी n-2r। ठीक है, तो ये वाला देखो n-r, इसने क्या कहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x बतानी है, यानी ये 0 कर दो, अगर ये 0 तो x की पावर 0 1, और ये टर्म क्या हो जाएगी x से इंडिपेंडेंट। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब n इक्वल टू r+r 2r, इधर जाएगा तो n इक्वल टू 2r, और r इक्वल टू n/2। ठीक है, और n क्या है यहाँ पे 6 है, 6/2, 6/2 क्या आ गया 3। तो अब आप वापिस इसमें पुट कर दो इस वाली टर्म में, तो NC3 2 की पावर 6, सॉरी 6 है, 6 - 3, n की जगह 6 है, अपॉन 3 की पावर 3, करो इसे 63, यानी 6 × 5 × 4, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, इंटू 2 की पावर 6 - 3 होता है 3, और 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, इस 6 से ये 6 कैंसिल,
5 4 ज़ा 20, 28 ज़ा कितना हो गया 160/27। तो इसका आंसर हो गया सी। तो ये इसने कहा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये तो हमने जीरो कर दिया, तो ये तो हमने सॉरी 1 कर दिया, तो यही तो बचा, यही तो टर्म में है, तो इसलिए हमने बस इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 10x प्लस वाई देन फाइंड tan 2x। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, 2x tan 2x कैसे निकल के आ सकता है, वही tan 2x ऐसे निकल के आ सकता है ना, tan x प्लस आई वाई, tan x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। अगर मैं ये चीज़ें ऐड कर दूं तो आई वाई से आई वाई कैंसिल, tan 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही करते हैं। इसे मान लो आप पूरे को a, इस पूरे को आप मान लो b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है tan a यानी tan x प्लस आई वाई प्लस tan b यानी tan x माइनस आई वाई अपॉन tan a 1 माइनस tan a tan b। तो tan a क्या है x प्लस आई वाई और b क्या है tan x माइनस आई वाई, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और a ये है हमारा, b है। तो अब हम वैल्यू रखते हैं, tan x प्लस आई वाई की वैल्यू a प्लस आई बी, a प्लस आई बी प्लस tan x माइनस आई वाई की वैल्यू a माइनस आई बी अपॉन 1 माइनस tan x प्लस आई वाई की वैल्यू a प्लस आई बी और tan x माइनस आई वाई की वैल्यू a माइनस आई बी। अब देखो आई बी से आई बी कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का एक, क्या बचा a और a, कितना हो गया 2a। तो 2a अपॉन 1 माइनस, अब ये क्या है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली फॉर्म बन रही है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस वाई क्या है इस पर आई बी, तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो एक माइनस फिर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ आंसर नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसेक्टिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 4x प्लस 5y 7x प्लस 2y। दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स जो हैं वो ये हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल इज। तो दूसरे डायगोनल का इक्वेशन क्या होगा। अब देखिए, अलग करते हैं हम इसे, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा ये। तो पैरेललोग्राम की दो साइड गिवन है, एक पैरेललोग्राम बनानी है हमने इमेजनरी, ये कोई इमेजनरी पैरेललोग्राम है और इसकी दो साइड गिवन हैं। कौन कौन सी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, मान लो एक साइड है 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 और दूसरी साइड है 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। इफ इक्वेशन ऑफ वन डायगोनली इज दिस वन। अभी एक मिनट, ये देखते हैं, ये जो 7x प्लस 2y और 4x प्लस 5y है, ये अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें और y की वैल्यू 0 रख दें तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। यानी ये दोनों इक्वेशन, दोनों लाइंस जो हैं 0 0 से पास हो रही है। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 0, ये कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। अब इसने क्या कहा है, एक डायगोनल की इक्वेशन बताइए। डायगोनल कौन सा होता है, एक तो ये होता है, ये वाली लाइन खींच दें, तो ये वाली लाइन तो ओरिजिन से पास होके जा रही है। अब इसमें ओरिजिन, इसमें एक्स की जगह 0 वाई की जगह भी 0 रखेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आएगी, यानी ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब इस डायगोनल की इक्वेशन नहीं दी है। कौन सी की दी है, इस वाले डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है। कितनी दे दी, 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। हम इनके कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। देखो 7x प्लस 2y इक्वल टू 0 और 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, ये दोनों कट करिए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2y इधर ले जाओ माइनस में, -2y अपॉन 7 रखो यहाँ पे, 11 इंटू -2y अपॉन 7 प्लस 7y इक्वल टू 9
11 टू ज़ा 22 माइनस 22 वाई अपॉन 7 प्लस 7y इक्वल टू 9। ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम लो, -22y प्लस 7 7 से 49y इक्वल टू 9। 9 7 से क्या होता है 63, -22, अच्छा ऐड कर लो, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 40 माइनस 42 49 माइनस 22, तो 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 2 2, 27y इक्वल टू 7 इधर ले गए 9 इंटू 7, और 9 3 ज़ा 27, y की वैल्यू हो गई 7/3। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू अगर यहाँ पर रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/7 इंटू वाई की वैल्यू 7/3, 7 से 7 कट -2/3। तो जो इस ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2/3 और 7/3। ठीक है, अब ऐसे ही ये दोनों लाइन 4x प्लस 5y और ये डायगोनल यहाँ पे कट हो रहा है, तो यहाँ से देख लो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 और 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 5y इधर ले जाओ -5y, x की वैल्यू क्या आ गई -5y/4, रखो इसमें 11 इंटू -5y/4 प्लस 7y इक्वल टू 9। एलसीएम लो, 4 11 5 ज़ा 55y, 4 7 ज़ा 28y इक्वल टू 9, और 55 28 माइनस 55 माइनस 28 कितने हो गए 7, और 4 माइनस 2 2, 27y इक्वल टू 9, 4 इधर मल्टीप्लाई में 9 3 ज़ा 27, y की वैल्यू हो गई -4/3। यहाँ पर रखो y की वैल्यू -4 5/4, y की जगह -4/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया 5/3, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5/3, -4/3। अब आपको ये पता होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये क्या है, ये जो पॉइंट O है ये मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल का। तो अगर हम इन दो पॉइंट से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो वो इस वाले डायगोनल के लिए भी मिड पॉइंट है। चलो करते हैं, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, y, निकालते हैं। O का मिड पॉइंट निकालो, O का मिड पॉइंट कितना होगा इनसे O का मिड पॉइंट, O के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x कोऑर्डिनेट हो गया -2/3 प्लस 5/3/2, दोनों के x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, 7/3 y कोऑर्डिनेट -4/3 y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। ये क्या हो गए O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अगर ये जो O पॉइंट है इस वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x प्लस 0/2 प्लस कोमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे y प्लस 0/2। तो O के कोऑर्डिनेट क्या आ गए भाई, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 3/3 1 1/2, 7 माइनस 4 3, 3/3 1 1/2, और ये क्या है इधर x/2 y/2। x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट का हाफ 1/2 है, यानी x कितना आ गया 1, और यहाँ से y कितना आ गया 1, यानी जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, 1। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी, प्रॉब्लम से इतना रह गई कि एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो पासिंग थ्रू 0 0 0 0 एंड 1 1, तो इस अदर डायगोनल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 y माइनस y1 ये मान लो x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 क्या है 0, तो y इक्वल टू भाई ये तो 1 है, y इक्वल टू x, और इधर ले जाओ अगर y तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरे डायगोनल की इक्वेशन आ गई, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब इसने अगला क्वेश्चन कहा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की रियल सॉल्यूशन बताओ कितने हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, mod x स्क्वायर माइनस भाई 3
मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और सब ऐड करके 3। तो ऐसे नंबर कौन से हैं? 2 और 1। तो देखो -2 -2 और -1 -3 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। मोड x कॉमन, यहाँ बचा मोड x -2, यहाँ पे माइनस बचा मोड x -2 = 0। मोड x -2 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे मोड x -1। यहाँ पे या तो मोड x -2 0 हो या मोड x -1 0 हो, यानी मोड x = 2। इसका मतलब क्या है कि x की दो वैल्यू हैं +-2। ऐसी मोड x = 1, इसका मतलब x की दो वैल्यू हैं +-1। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए? 4 सॉल्यूशन हो गए। x की 4 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सही है। द पॉइंट ऑन द कर्व y² = x, द टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल π/4 विद x एक्सिस। जो टेंजेंट है वो x एक्सिस से π/4 एंगल बना रहा है, यानी इस टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? 10 π/4 = 1/√2। स्लोप का एक फॉर्मूला और होता है dy/dx। क्या है इक्वेशन? y² = 4x। करो डिफ्रेंशिएशन इसका। देखो y² का 2y dy/dx = 4x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो dy/dx क्या आ गया यहाँ से? 4/2y, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 2 ज़ा 4 1 2/y। अब इसने क्या कहा है कि टेंजेंट एट विच, पॉइंट बताना है, टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट हम खींचेंगे वो π/4 एंगल बनाएगी। ठीक है, तो स्लोप आप इसी पॉइंट पर फाइंड करो, इस पॉइंट पे। तो दोनों स्लोप को बराबर रख दो। 2/y, सॉरी 10 π/4 1 होता है, सॉरी 2/y = 1। y क्या हो गया यहाँ से? 2 आ गया। 1/y इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2/y = 1। 2/y, एक सेकेंड, 2/y = 1, तो y की वैल्यू 2। ओफो, पता नहीं कहाँ कन्फ्यूज़न हो गया। यहाँ 4 नहीं था, 4 हटा दीजिए, ये 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर 1 बच रहा है, कुछ कट नहीं हुआ। 1/2y आपका स्लोप हुआ। 1/2y 1 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और यहाँ पर वापस पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 1/4, 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोकाई ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स की फोकस एंड हाइपरबोला। चलो इलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारी जो इलिप्स की इक्वेशन है, हमारी जो इलिप्स की इक्वेशन है वो कितनी हो गई? हमारी जो इलिप्स की इक्वेशन है वो हो गई हमारी x² / 16 + y² / b² = 1। इसमें a² की वैल्यू हो गई 16 और b² हमारा b² ही है। इस इलिप्स की जो फोकाई होंगे वो होंगे ±AE, 0। इसेंट्रिसिटी जो होगी वो होगी √1 - b² / a²। तो 1 - b² की जगह तो b² ही है, और a² की जगह 16। तो ये इसेंट्रिसिटी आ गया। अब ये इसेंट्रिसिटी आ गया तो फोकाई क्या आ गई? फोकाई आ गई AE, 0 ±AE, 0। ए क्या है? 4, तो ±4 √1 - b² / 16, 0। ये इलिप्स की फोकाई है। अब हाइपरबोला लिख लेते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन है x² / 144 - y² / 81 = 1/25। तो इधर 25 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 25 इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो 25/144 x² - y² 25/81
81 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 144/25, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नीचे होता है तो 25 नीचे आएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 81/25, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी इलिप्स सॉरी हाइपरबोला के केस में होते हैं 1/1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। √1 प्लस बी क्या है? बी स्क्वायर 81/25, ए स्क्वायर क्या है? 144 इंटू ऊपर मतलब 25, 25 से 25 कैंसिल, और जो इसकी जो फोकाई आ गई, इसकी भी फोकाई यही होती है, प्लस माइनस ए ई कोमा 0। तो प्लस माइनस ए क्या है हमारा? 12/5, ई क्या है हमारा? 1 प्लस 81/144 कोमा 0। अब इसने क्या कहा है कि दोनों की जो फोकाई है वो बराबर है, मतलब कोइंसाइड करती है। तो आप इक्वल रख लो भाई, वाई कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो ही हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी दोनों बराबर होने चाहिए, तो इक्वल रख लो आप। तो 4√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 12/5 इंटू, अच्छा अब इसका एलसीएम ले लो, 144 प्लस 81/144। अच्छा 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 होता है, तो 12 से तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम 16 इसका एलसीएम लेंगे तो इस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले हमें। तो यहाँ जाएगा √16 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है? 144 और 81 169, 4 और 1 5, सॉरी 4 और 1 5, 8 और 4 12 8, 4 और 5 8 और 4 12, 1 और 1 2। तो ये 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15, और वाई